हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में बराबरी को लेकर यूजीसी ने कुछ नए और मैं कहूँगा बहुत दमदार नियम जारी किए हैं। जी बिल्कुल। हमारे सामने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ये 13 जनवरी 2026 का ऑफिशियल गैजेट है। लेकिन देखिए, सिर्फ नियम पढ़ लेना तो वो तो आधा काम हुआ। सही बात है। इन नियमों का जमीनी हकीकत पर क्या असर होगा, इसे समझने के लिए हमारे पास डॉक्टर अनंत कदम का एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण भी है। हाँ, और यही बात इस चर्चा को जरूरी बना देती है। तो आज हम इन दोनों को, मतलब नियम और विश्लेषण को साथ रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम कागज पर जितने क्रांतिकारी दिख रहे हैं, क्या वो वाकई कैंपस कल्चर को बदल सकते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो नियम है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो एक बड़ा लक्ष्य है, पूर्ण समता और समावेशन, जी, उसको हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर कदम भी अपने विश्लेषण में इशारा करते हैं, असली चुनौती कानून बनाने में नहीं है, बल्कि उसे लागू करने में। बिल्कुल, उसे लागू करने की इच्छा शक्ति और सही माहौल बनाने में है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह ले रहे हैं, तो इनमें ऐसा क्या खास है जो पहले नहीं था? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव है वो भेदभाव की परिभाषा में है। अच्छा। ये नियम सिर्फ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो सीधा सीधा भेदभाव होता है, सिर्फ उसकी बात नहीं करते। तो फिर पहली बार इसमें अंतर्निहित यानी इम्प्लिसिट बायस को भी शामिल किया गया है। इम्प्लिसिट बायस मतलब छिपे हुए पूर्वाग्रह? हाँ, ये वो छोटे छोटे पूर्वाग्रह या व्यवहार होते हैं जो अक्सर मतलब हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन किसी छात्र के आत्मविश्वास पर, उसके अनुभव पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे कैंपस में अंतर्निहित भेदभाव कैसा दिख सकता है? जरूर। मान लीजिए एक छात्रा है जो किसी छोटे शहर से आई है और क्लास में या हॉस्टल में उसके बोलने के लहजे को लेकर या उसके पहनावे को लेकर लगातार ताने मारे जाते हैं। ओके। अब देखिए, ये कोई सीधा हमला तो नहीं है, कोई उसे दाखिला देने से मना नहीं कर रहा। सही है। पर ये जो व्यवहार है, ये उसे लगातार अलग थलग और कमतर महसूस कराता है। ये एक तरह का सामाजिक अन्याय है और अब ये भी इन नियमों के दायरे में है। मतलब अब एक सुरक्षित माहौल बनाने का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ये नियम ये बात कहते हैं। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो फोकस अब सिर्फ किसी अपराध को सजा देने पर नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सम्मानजनक संस्कृति बनाने पर है। बिल्कुल, प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। और इसमें कुछ समूहों पर खास ध्यान दिया गया है ना? हाँ, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजनों पर विशेष जोर है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्या? लिंग की परिभाषा। इसमें पुरुष और महिला के साथ तृतीय लिंग को भी बहुत स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है, जो आज के समय में एक बेहद जरूरी और प्रगतिशील कदम है। ठीक है, तो इरादा तो बहुत साफ और मजबूत लगता है, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा? मतलब संस्थानों को असल में करना क्या होगा? क्योंकि अक्सर अच्छी नीतियां यहीं आकर दम तोड़ देती हैं। सही सवाल है। इसके लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। त्रिस्तरीय? हाँ, हर संस्थान में एक समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर या ईओसी बनाना अनिवार्य होगा। अच्छा। और ये केंद्र सिर्फ एक शिकायत बॉक्स नहीं होगा। तो फिर इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा वंचित समूहों के छात्रों को अकादमिक, वित्तीय और सामाजिक मामलों पर सलाह देना, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करना और कैंपस में विविधता का जश्न मनाने वाले कार्यक्रम करना। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, मतलब केंद्र, फिर उसके तहत समितियां, दूत, ये सुनने में बहुत व्यापक लगती है। जी। लेकिन क्या इसके बहुत ज्यादा मतलब नौकरशाही और जटिल हो जाने का खतरा नहीं है? एक छात्र को कैसे पता चलेगा कि उसे किसके पास जाना है? ये एक बहुत वाजिब चिंता है और डॉक्टर कदम भी अपने विश्लेषण में इस प्रशासनिक बोझ की बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है? हाँ, उनका कहना है कि देखिए, दिल्ली की किसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ये व्यवस्था बनाना शायद आसान हो, लेकिन किसी छोटे शहर के कम संसाधनों वाले कॉलेज के लिए इतनी सारी समितियां, स्क्वाड और फिर उनकी नियमित रिपोर्टिंग करना, ये एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। सही बात है। तो इन नियमों की सफलता इस बात पर भी बहुत निर्भर करेगी कि उन्हें लागू करने में कितनी सहूलियत दी जाती है। और इन समितियों की बनावट कैसी होगी? जैसे जो शिकायतों की जांच करेगी, उसमें कौन कौन होगा? ईओसी के तहत एक
समता समिति यानी इक्विटी कमेटी होगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। ठीक है। और इसकी बनावट बहुत सोच समझकर तय की गई है। इसमें प्रोफेसर्स होंगे, कर्मचारी होंगे, नागरिक समाज के लोग और छात्र प्रतिनिधि भी होंगे। छात्र भी। ये अच्छी बात है। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है ताकि हर नजरिए को प्रतिनिधित्व मिल सके। लेकिन यहीं पर डॉक्टर कदम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, हितों का टकराव। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी, इस समिति का अध्यक्ष संस्थान का प्रमुख होगा, यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल। तो क्या ये जज, जूरी और जल्लाद वाली स्थिति नहीं बन जाती, खासकर अगर शिकायत संस्थान की किसी नीति या किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ हो? देखिए, ये इन नियमों की सबसे बड़ी एक तरह से संभावित कमजोरी है। हालांकि नियमों में एक बचाव का रास्ता है, वो ये कि अगर शिकायत सीधे संस्थान के प्रमुख के खिलाफ है तो EOC का जो समन्वयक होगा वो बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन फिर भी सत्ता का समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या एक जूनियर समन्वयक अपने बॉस के खिलाफ निष्पक्ष जांच की हिम्मत कर पाएगा? ये सवाल अपनी जगह बना रहता है और इसका जवाब संस्थानों के अपनी नैतिकता पर निर्भर करेगा। इस समिति के अलावा समता समूह और समता दूत का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या ये कुछ एंटी रैगिंग स्क्वाड जैसे हैं? आप कह सकते हैं कि उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका दायरा बड़ा है। समता समूह यानी इक्विटी स्क्वाड एक तरह से कैंपस की पुलिसिंग करेंगे। पुलिसिंग मतलब हॉस्टल, कैंटीन जैसी जगहों पर नजर रखेंगे ताकि भेदभाव की घटनाएं हो ही नहीं। ये प्रोएक्टिव है। और समता दूत? समता दूत यानी इक्विटी एम्बेसडर का कॉन्सेप्ट और भी दिलचस्प है। ये हर विभाग, हर हॉस्टल में नियुक्त छात्र या शिक्षक होंगे। अच्छा। जो एक तरह से सिस्टम की आंख और कान का काम करेंगे। वो अपने साथियों के बीच बराबरी के मूल्यों को बढ़ावा देंगे और कोई भी गड़बड़ी दिखने पर तुरंत EOC को सूचित करेंगे। मतलब ये एक तरह से जमीनी स्तर पर संस्कृति को बदलने की कोशिश है। बिल्कुल, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच है। ठीक है, तो हमारे पास एक पूरी व्यवस्था है। अब मान लेते हैं कि कोई घटना हो जाती है। उसी छात्रा का उदाहरण लेते हैं जिसे उसके लहजे के लिए परेशान किया जा रहा है। नए नियमों के तहत वो क्या कर सकती है? इसके बाद घड़ी कैसे टिक टिक करना शुरू करती है? और यही इन नियमों का सबसे मजबूत हिस्सा है। बताइए। सबसे पहले उस छात्रा के पास कई रास्ते हैं। वो ऑनलाइन पोर्टल पर, ईमेल से या लिखित में शिकायत कर सकती हैं, या फिर वो अपनी पहचान बताए बिना एक 24/7 समता हेल्पलाइन पर कॉल करके सलाह ले सकती है। 24 घंटे हेल्पलाइन? जी, और ये हेल्पलाइन बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार पीड़ित सामने आने से डरता है। उसकी पहचान गोपनीय रखने का वादा उसे हिम्मत देता है। और एक बार शिकायत दर्ज हो गई फिर समय सीमा शुरू हो जाती है और ये बहुत सख्त है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर समता समिति को बैठक करनी होगी। सिर्फ 24 घंटे? सिर्फ 24 घंटे। समिति को अपनी जांच पूरी करके 15 कामकाजी दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को सौंपनी होगी। 15 दिन? और फिर संस्थान के प्रमुख को अगले 7 कामकाजी दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई करनी होगी। 15 दिन की समय सीमा? ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में तो सुनने में लगभग असंभव लगता है, जहां फाइलें महीनों, सालों तक अटकी रहती हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ रफ्तार के लिए है या इसका कोई गहरा सांकेतिक मतलब भी है? इसका बहुत गहरा मतलब है। ये सिर्फ प्रक्रिया को तेज नहीं करता, ये शक्ति के समीकरण को पूरी तरह से बदल देता है। वो कैसे? अब तक किसी मामले में देरी करना संस्थान के पक्ष में होता था क्योंकि पीड़ित थक हारकर चुप हो जाता था। सही बात है। अब ये नियम कहता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार है और इसकी जवाबदेही सीधे सीधे संस्थान के प्रमुख की होगी। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि UGC इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और अगर कोई समिति के फैसले से खुश नहीं है तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, उसके पास अपील का अधिकार है। वो रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर लोकपाल यानी ओम्बड्सपर्सन के पास अपील कर सकता है। अच्छा, एक और लेवल है। जी, लोकपाल को भी 30 दिनों के भीतर मामले को निपटाने की कोशिश करनी होगी। राइट। तो ये एक तरह की 2 स्तरीय सुरक्षा है। ये प्रावधान कागज पर तो बहुत सख्त और जवाबदेह लगते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई संस्थान इन नियमों को लागू ही नहीं करता या आनाकानी करता है, तो क्या होगा? क्या UGC के पास असल में कोई अधिकार है? बिल्कुल, और नियम तोड़ने के परिणाम बहुत गंभीर रखे गए हैं। जैसे कि UGC उस संस्थान को अपनी योजनाओं के लिए मिलने वाला अनुदान मतलब ग्रांट्स
रोक सकता है, ओके। नए कोर्स शुरू करने पर रोक लगा सकता है, या सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर यूजीसी अधिनियम के तहत मिली मान्यता भी रद्द कर सकता है। पर मान्यता रद्द, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। और उन्हें रिपोर्ट भी देनी होगी, है ना? कुछ ऐसा भी था। जी, और ये भी एक बड़ा दबाव है। हर संस्थान को सालाना एक तरह का रिपोर्ट कार्ड देना होगा। रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या होगा? उन्हें बताना होगा कि उनके यहाँ कितने एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग छात्र और कर्मचारी हैं, पिछले साल ड्रॉप आउट दर क्या रही, और इन नियमों के तहत कितनी शिकायतें आईं और उन पर क्या कार्रवाई हुई। और ये जानकारी सार्वजनिक होगी? हाँ, ये सारी जानकारी सार्वजनिक होगी, जो संस्थानों पर अपनी छवि को लेकर एक नैतिक दबाव बनाएगी। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, लेकिन डॉक्टर कदम के विश्लेषण में एक और चिंता का जिक्र था, जो मुझे लगता है कि इन सभी अच्छी बातों पर पानी फेर सकती है। और वो है पैसा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तीसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता है। बताइए इसके बारे में। देखिए, एक 24/7 हेल्पलाइन चलाने के लिए स्टाफ चाहिए। समान अवसर केंद्र के लिए ऑफिस और संसाधन चाहिए। समिति के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित ट्रेनिंग चाहिए। इन सब में पैसा लगता है। हाँ, जाहिर है। लेकिन नियमों में इस वित्तीय और प्रशिक्षण सहायता का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो फंड कहाँ से आएगा? यही सवाल है। अगर यूजीसी या सरकार इसके लिए अलग से फंड मुहैया नहीं कराती, तो ये डर है कि संस्थान संसाधनों की कमी का बहाना बनाकर इन नियमों को पूरी तरह से लागू करने से बच सकते हैं। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें, तो तस्वीर ये बनती है कि यूजीसी के ये नियम सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत, प्रगतिशील और सोचे समझे लगते हैं। बिल्कुल। समय सीमा में बंधा शिकायत निवारण, सख्त सजा का प्रावधान और एक सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर, ये सब स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल। ये नियम भारतीय उच्च शिक्षा को ज्यादा समावेशी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर कदम अपने विश्लेषण के अंत में कहते हैं, इन नियमों की सफलता सिर्फ कानूनी सख्ती पर नहीं, बल्कि संस्थानों की नीयत और इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगी। असली बदलाव तब आएगा जब समता सिर्फ एक नियम पुस्तिका न रह के कैंपस के मूल्यों का, उसके कल्चर का हिस्सा बन जाएगी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। इन नियमों में जाति, धर्म, लिंग जैसे आधारों पर भेदभाव को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जी। लेकिन उस भेदभाव का क्या, जो इन तयशुदा श्रेणियों के बाहर होता है? जैसे किसी का भाषाई या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के आधार पर मजाक उड़ाना, या किसी के आर्थिक हालात पर ताने कसना। समता की एक सच्ची संस्कृति उन सूक्ष्म बहिष्करणों को कैसे संबोधित कर सकती है, जिनका जिक्र शायद किसी कानूनी परिभाषा में कभी न हो पाए? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।